ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में आप बात करेंगे महकमे सेहत के हवाले से। और अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर जब आई तो उसने न सिर्फ लोगों को बल्कि इंतज़ामिया या सरकारों को भी बहुत कुछ सिखा दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब महकमा सेहत की जानिब से निजी अस्पतालों यानी प्राइवेट अस्पतालों को ये हिदायत दिया गया है कि 50 बेड से ज़्यादा कैपेसिटी वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने अब बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम शुरू किया है और निजी अस्पतालों को ये हिदायत दिया गई है कि मरीज़ों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम रखने के लिए ऑक्सीजन का होना, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के मकसद से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की दफ़ा 12 का इस्तेमाल करते हुए महकमे की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर 50 बेडों से ज़्यादा सलाहियत वाले जो निजी अस्पताल हैं या तिब्बी इदारे हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि वो मरीज़ों की बेहतर उनकी तिब्बी निगहदाश्त के लिए, उनकी देखभाल के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स को न सिर्फ नस्ब कराएं बल्कि 27 जुलाई 2021 को जो हुक्मनामा जारी हुआ है SRO 253 के तहत, उसके तहत ऑक्सीजन प्लांटों की तनसीब को मुख्तलिफ निजी हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ज़रूरी करार दिया गया है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2002 जिसकी दफ़ा 2 के तहत और दफ़ा 12 का इस्तेमाल करते हुए महकमे की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो महकमा हेल्थ के हैं, एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन का महकमा भी इनके पास है, अतुल जल्लू, जिनने इस खुसूसी दफ़ा का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट अस्पतालों के निज़ाम में तब्दीली लाने पर जोर दिया। ये तमाम चीज़ें उस वक्त हुई जब सरकारी अस्पतालों को न सिर्फ कोविड के मरीजों के लिए ज़रूरी इससे पहले रखा गया बल्कि वहाँ पर सहूलियात बेहतर बनाने का दावा हुआ, ICUs को बेहतर करने की बात हुई। उसके कुछ दिनों के बाद कि निजी अस्पतालों के अंदर जो मनमानियाँ चलती हैं या नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर, उससे बचने के लिए महकमा मानता है, सरकार मानती है कि इस फैसले से बहुत हद तक तब्दीली आएगी। क्योंकि इमरजेंसी खिदमात में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर सरकारी अस्पताल में सहूलियात का कहीं फुकदान होता है तो अगर वो निजी अस्पतालों का रुख करते हैं तो कहीं पर भी जहां पर 50 बेड की कैपेसिटी है वहां ऑक्सीजन प्लांट्स का होना इसलिए ज़रूरी करार दिया गया क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत एक बड़ी परेशानी कश्मीर वादी में भी दूसरे दौर में उस वक्त रही है, जम्मू सूबे के अंदर भी, जब कोविड से अमवात और तकरीबन योमिया केसेस 5,000 से 5500 तक पहुंच गए थे। इसलिए अब ये अपने आप में बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा। और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की दफ़ा 12 का इस्तेमाल करते हुए अतुल जल्लू की तरफ से निजी जो इदारे हैं, निजी अस्पताल हैं या तिब्बी इदारे हैं, उनको सख्त हिदायत दी हैं कि यहाँ पर भी सहूलियात को बेहतर बनाया जाए। चलिए, प्राइवेट अस्पतालों की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट अस्पतालों को ये हिदायत दिया गया है कि वो ऑक्सीजन प्लांटों को नस्ब करने के हवाले से इकदाम उठाए जाए। और इसके साथ साथ अगर हम महकमा सेहत की बात करेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से जहां इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, मरकज़ी सरकार और रियासती सरकारों की जानिब से कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से भी मरकज़ी सरकार और रियासती सरकारें जो है वो मिलकर काम कर रही है ताकि इस सेक्टर को मज़ीद मजबूत बनाया जाए, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ कामकाज में बेहतरी लाने के हवाले से भी कुछ मरकज़ी सरकार की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। NHM के तहत एक स्कीम को मुतारिफ किया गया ताकि जिन अस्पतालों के अंदर या पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर जो भी है, उनमें बेहतर कामकाज होगा तो उस कामकाज को सराहने के लिए NHM के तहत एक स्कीम भी कायम की गई है। और अब इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर कहां पर किस तरीके का काम हुआ है इस हवाले से भी हम आपको बता देंगे। बेहतर खिदमात जिन जिन तिब्बी मराकज़ के रही हैं उनको इंतज़ामिया की तरफ से एजाज़ से सरफराज किया गया है। सरकार ने कायाकल्प 2021 नाम से एक अवार्ड शुरू किया था कि कोविड के दौरान जिन अस्पतालों की या जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो बेहतर काम करेगा, बेहतर कारकर्दगी रहेगी, साफ सफाई का निज़ाम अच्छा रहेगा, उस बेस पे उन्हें एक अवार्ड दिया जाएगा। कायाकल्प अवार्ड जम्मू कश्मीर महकमा सेहत की तरफ से अनाउंस किया गया था। और पहले अवार्ड के बीच जिला अस्पताल उधमपुर की इंतजामिया के लिए बड़ी कामयाबी, बड़ा नाम, और पहले दिन ही या पहला अवार्ड जो साल 2021 का कायाकल्प का, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में पहली जो टॉप कैटेगरीज थी जिला अस्पतालों की, उसमें उधमपुर ने
पहले जुमरे में कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी कामयाबी अस्पताल इंतजामिया के लिए। कोविड के दौरान इस अस्पताल पर बहुत ज्यादा दबाव रहा है। जहां तक बात CHC की रही, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, तो कटरा ने पहली पोजीशन हासिल की है इसमें कायाकल्प का अवार्ड जीतने में। CHC पटन शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले का वो हिस्सा जहां पर तिब्बी सहूलियात को लेकर सवाल वक्तन फौक्तन उठते रहे, यहां पर CHC ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है पूरे जम्मू कश्मीर में जब यूनियन टेरिटरीज के अंदर CHCs की परफॉर्मेंस देखी गई। तीसरी बात है, जब कैटेगरीज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की आई तो CHC कटरा को 15 लाख रुपए भी साथ में इनाम के साथ मिले और CHC पटन बारामूला को बिलतरतीब 10 लाख रुपए इसको भी दिए जाएंगे हेल्थ सेंटर को, ताकि बेहतर यहाँ पर सहूलियात हों और इसमें इंतजामिया के जो अफसरान हैं या काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी प्राइज मनी रखी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन अतुल डुल्लू के साथ मिशन डायरेक्टर जो हैं NHM के यासीन चौधरी, बाकी मुतलका अफसरान, उनकी तरफ से चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, इंचार्ज जो है मेडिकल ऑफिसर्स हैं और बाकी जो टीमें जिनकी वजह से ये अवार्ड इन अस्पतालों को या सेंटर्स को मिले, उन्हें मुबारकबाद भी इस सिलसिले में पेश की है। इसके अलावा कुछ बड़े नाम भी हैं जिन लोगों ने बेहतर काम करके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 1-1 लाख रुपए का अवार्ड दिलाने में इन मराकज़ को कलीदी रोल अदा किया है। वो कौन कौन से हैं? CHC उड़ी बारामूला के अंदर जिसको 1 लाख रुपए मिला है कायाकल्प अवार्ड के तहत, ये अवार्ड जीता है। CHC डूरू अनंतनाग के अंदर, CHC कुपवाड़ा ने जीता है। CHC सोपोर बारामूला के अंदर, शांगस अनंतनाग के अंदर, ये दूसरा अवार्ड अनंतनाग में जहां पर एक डूरू को और एक शांगस को गया है। CHC पामपुर कामयाब रहा है, इस बार बेहतर कारकर्दगी रही है। रामगढ़ सांबा के अंदर CHC ये भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 1 लाख रुपए और अवार्ड। CHC रामनगर उधमपुर जिले का और उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी मिला। CHC सुंदरबनी राजौरी के अंदर और उधमपुर में ही CHC चनैनी जिसको एक कामयाब मिला है। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जिन पर सबका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, जहां पर आपको एक सरदर्द की दवाई भी लेनी पड़े तो सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं। अब इंतजामिया की नजर में क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। इनाम के साथ साथ बल्कि 2 लाख रुपए की रकम दी गई है। PHC अछबल अनंतनाग को मिला है। इसके अलावा PHC शीरी बारामूला को मिला है। काकापुरा पुलवामा कामयाबी के साथ 2 लाख रुपए जीतने में इस बार हालांकि कामयाब रहा है। PHC सिडो शोपियां के अंदर, बुद्धि कठुआ के अंदर रानसू रियासी ने 2 लाख रुपए जीते हैं। PHC सुम सांबा, टिकरी उधमपुर, UPHC निशात श्रीनगर, UPHC ओल्ड टाउन बारामूला और UPHC शास्त्री नगर जम्मू के साथ कृष्णा कॉलोनी कठुआ, ये तमाम वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिनने अवार्ड जीता है कायाकल्प 2021 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत और 2 लाख रुपए इन सभी जो यहाँ की इंतजामिया है या अस्पताल हैं, ये छोटे छोटे मराकज़ हैं, इनको दिया गया है। CHCs को 15 लाख और 10 लाख, इनमें पटन दूसरे नंबर पे, पहले पे कटरा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हालत वही। 20 अजला में से अभी अगर देखें तो उधमपुर जिला वो वाहिद एक जिला जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और ये खुद इंतजामिया इस बात की तस्दीक करती है कि कोविड के दौरान कैसा काम हुआ है। चलिए, हेल्थ सेक्टर को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए या वहाँ के कामकाज को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से जहाँ इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर सरकार की जानिब से जिन इनामात से जिन अस्पतालों को नवाजा गया उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर किस तरीके का कामकाज हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरे मामला पे बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के साथ साथ, तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मामला जो है वो काफ़ी अरसे से छाया हुआ है और ये अब एक सियासी मुद्दा भी बन गया है। लेकिन इस बीच अगर हम PM पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे तो वादी कश्मीर के अंदर जो कैंप बनाए गए थे जहां पर इनके अकोमोडेशन रखी गई थी वेसू के अंदर और मटन के अंदर, और पिछले कई अरसे से हमने देखा है कि वहां पर रह रहे जो पंडित मुलाजमीन हैं वो एहजाज कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमें वादे किए गए थे ऐसा कुछ इन कैंपों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, वहाँ साफ़ सफाई के हवाले से या दूसरे मामलों को लेकर। लेकिन इसी बीच इंतज़ामी कौंसिल की अगर हम बात करेंगे तो इंतज़ामी कौंसिल के अंदर बहुत कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो लोगों के हित में होते हैं। और इसी बीच एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए जो ज़मीन है उस हवाले से एक अहम फैसला लिया गया। इंतजामी काउंसिल के इजलास में बड़ा फैसला हुआ और बड़े फैसले के तहत वज़ीर-ए-आज़म डेवलपमेंटल पैकेज जो है 2015 में अनाउंस हुआ था, उसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो इनमें मुलाजमतें करने वाले लोग हैं या बाकी लोग हैं जिनको रोज़गार देने का मसला है,
उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने फैसला किया है। काउंसिल की तरफ से मंजूरी दी गई है कुल मिलाकर 278 कनाल अराजी को, जिसमें 2600 फ्लैट्स बनेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए जो अलग अलग महकमों के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट, और 5 अजला के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन और रिलीफ महकमे को ये दी गई है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये 2600 फ्लैट्स बनाए जाएंगे और कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ को प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज 2015 के तहत राहत पहुंचाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 18 महीनों के दौरान सरकार ये भी मानती है कि 413 स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर जो हैं उनको तकरीबन एक दिन का काम यानी डेली बेसिस पे वो काम कर पाएंगे, अपना रोजगार करके अपना जिंदगी का वो गुजारा कर सकेंगे। इस मंसूबे के तहत उन लोगों को भी लाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, सरकार की तरफ से इस पैकेज के तहत 6000 एडिशनल ट्रांजिट अकोमोडेशन के लिए कश्मीर वादी के अंदर यूनिट्स को लेकर मंजूरी दी गई है और सरकार मानती है कि इस मंसूबे पर 920 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इतनी लागत से ये बनने हैं। G+3 और G+5 मॉडल्स के तहत 7 ऐसी लोकेशंस हैं कश्मीर सूबे के अंदर 5 जिलों के अंदर जहां पर 278 कनाल जमीन देने के लिए मंजूरी सरकार ने दी है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मोहर इस पर लग गई है और अब उन सभी तकरीबन 2600 फ्लैट्स के लिए बाकायदा काम शुरू होगा, जिसके तहत इंतजामी काउंसिल के इजलास को यह हतमी मंजूरी थी। इसके बाद अब इन पर काम शुरू होगा और इसी के बीच में सरकार ने 400 से ज्यादा जो नए लोग हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जिनको मुश्किलात आती रहीं, सरकार मानती है कि उनको रोजगार का मौका इसके तहत मिलेगा और 920 करोड़ रुपए अलग खर्च होंगे और 5 जिलों के अंदर बड़े पैमाने पर 7 मुख्तलिफ मकामात की जहां निशानदेही की गई है, यहाँ फ्लैट्स बनेंगे और कुल मिलाकर इसके लिए 278 कनाल जमीन जो सरकार ने पहले अब तक मुख्तलिफ मकामात पर देखी थी, उसको इंतजामी काउंसिल ने अब हरी झंडी दिखा दी है। चलिए, इंतजामी काउंसिल का फैसला, लेकिन जिस तरीके से हमने कहा कि पहले ही विस्सू के अंदर जो कैंप बना है और उसके साथ साथ मटन के अंदर वहाँ पर रह रहे लोग पिछले कई बरसों से लगातार एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंतज़ामिया ने बातें कही थी ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल इंतज़ामी काउंसिल का फैसला और इस फैसले पर पेश रफ्त कब होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ देर पहले हम जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे और जिस तरीके से मुख्तलिफ हेल्थ सेंटरों को एनामात से नवाजा गया उनके कामकाज को देखकर। लेकिन उसी बीच अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर का कामकाज या हेल्थ सेक्टर हमारा कैसा है उसमें कभी कभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को भी मुदाखलत करनी पड़ती है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कहने पर ही अब एक टीम जो है वो तश्कील दी गई थी और उसके बाद अब माना जा रहा है कि ये कमेटी अब बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर के अंदर हेल्थ सेक्टर का जायज़ा लेगी। और इस बीच आपको बताएं कि माहिरीन की एक टीम जिसे वादी कश्मीर रवाना किया जाएगा, बल्कि 17 नहीं 7 अगस्त, ये आपको करेक्शन करते चले, 7 अगस्त को ये एक्सपर्ट की टीम जो है वो कश्मीर वादी का दौरा करेगी। और दौरा करने का मकसद क्या है, जो हाई कोर्ट के अहकामात के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर सहूलियात कैसी हैं, आज के वक्त में जहाँ पर जदीद आलात का इस्तेमाल होता है, क्या वो मशीनरी है, उतना अमला काम करने वाला है, जो मुख्तलिफ इलाकों की आबादी को सामने रखते हुए एक शुरुआत की जाएगी कि जितनी आबादी है एक अस्पताल पर किसी के ऊपर यहाँ पर इजाफी बोझ नहीं होना चाहिए, किसी पर इतना बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। सहूलियात की कमी को अगर कहीं पर पूरा करना होगा, अस्पतालों के अंदर कोई भी चीज़ कम होगी तो एक्सपर्ट से राय लेने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट दी जाएगी। और इसमें डॉक्टर तलत जबीन जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कश्मीर वादी के अंदर कि वो लोडिंग, बोर्डिंग या ट्रांसपोर्ट या रिफ्रेशमेंट के जितने भी अखराजात कमेटी के आएंगे, तो ये 5 दिनों का दौरा होगा और ये कमेटी जब श्रीनगर जाएगी बाकी हिस्सों का रुख करेगी तो डॉक्टर तलत जबीन पूरा इनका जो अखराजात है वो महकमे की तरफ से देखेंगी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद जहां पर 2 कमेटियां बनी थी और पहली कमेटी जिसका दौरा अब 7 तारीख को होगा, 5 दिन का दौरा होगा। इन 5 दिनों के अंदर तमाम वादी के बड़े और छोटे अस्पतालों के अंदर क्या कुछ सहूलियात हैं, सामान कितना है, जदीद आलात का इस्तेमाल कितना होता है, मशीनरी कितनी है और कहाँ पर कितने अमले की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा, ये भी रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और इसके अलावा दीगर कुछ लोगों की तरफ से पहले इस सिलसिले में तैयारी करने को लेकर बात कही गई है। और डॉक्टर सैयद मंजूर कादरी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के और डॉक्टर तलत जबीन
एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि ये एज ए लाइजन ऑफिसर काम करेंगे और नोडल ऑफिसर के तौर पर भी काम करेंगे। और इनके साथ कुछ और साथी भी रखे गए हैं, एजाज रसूल जो कि ऑफिस हैं, एनएमएस हैं ऑफिस में, तो इन लोगों को ये जिम्मेदारी होगी जो टीम वादी कश्मीर करेंगी उसका तमाम इंतजाम इन लोगों को करना है। अब जो कमेटी दी गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जो कोर्ट की तरफ से बनाई गई है, उसमें डॉक्टर योगेश चावला हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं PGIMER के चंडीगढ़ से, डॉक्टर रवि गुप्ता हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल सेक्टर 2 चंडीगढ़ से इनका भी ताल्लुक है। डॉक्टर कैसर अहमद हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के। डॉक्टर शौकत जरगर हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्किम्स के, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज श्रीनगर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये रह चुके हैं। और चलिए, हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात हो रही थी और कश्मीर के अंदर हेल्थ सेक्टर के कामकाज को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से जो हिदायत दिए गए, कमेटी तश्कील दी गई है। अब बाज़ाब्ता तौर पर 7 अगस्त को माहिरीन की ये टीम जो है ये कश्मीर वादी के अंदर अस्पतालों का दौरा करेगी, वहाँ के बुनियादी ढांचे का जायज़ा लेगी, वहाँ पर किस तरीके के इंतज़ामात किए गए हैं उन इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ हेल्थ सेक्टर की बात हो रही थी, वहीं पर अब दूसरे मामलात की ओर चलते हैं। और दूसरे मामलात में अगर हम बात करेंगे कल के दिन की, और कल कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर सालाना कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने शिरकत की, जम्मू कश्मीर के LG और कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के आला अहदेदारों के साथ साथ पुलिस सरबराह, IGP कश्मीर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यूनिवर्सिटी से मुंसलिक लोग, स्कॉलर्स, तलबा, सब ने इस फंक्शन में शिरकत की। और इस बीच अगर हम बात करेंगे सदर हिंद की, तो उन्होंने कहा कि तशद्दुद कश्मीरियत नहीं है, और भी बातें जो हैं उनने कश्मीर के हवाले से कही है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख नामुकम्मल है जम्मू कश्मीर के बगैर। और उसके साथ साथ अगर हम LG मनोज सिन्हा की बात करेंगे तो LG मनोज सिन्हा ने भी बहुत सारी बातें कल कही। 1902 से लेकर उन्होंने तारीख को दोहराते हुए कहा कि जहां पहले यहाँ औरतों का तालीमी सेक्टर में आना रिवाज नहीं था, अब हाल ये है कि कल जिन स्कॉलर्स, जिन तलबा को 90 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, उनमें से तकरीबन 60 से ज़्यादा लड़कियां हैं। उन्होंने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया और खुशी का इजहार किया और कहा कि इसका सारा श्रेय जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है। इससे पहले कि इन बातों पे मज़ीद खुलासा करेंगे, यहाँ पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। To urge upon the younger generation of Kashmir to learn from their rich legacy. They have every reason to know that Kashmir has always been a beacon of hope for the rest of India. Its spiritual and cultural influence has its imprint all across India. It was most unfortunate that this outstanding tradition of peaceful coexistence was broken. Violence, which was never part of Kashmiriyat, became the daily reality. It is alien to Kashmiri culture, and it can only be termed as an aberration, a temporary one, much like a virus that attacks the body and needs to be purged. Now there is a new beginning and determined efforts to regain this land's lost glory. Ladies and gentlemen, democracy, I firmly believe, has within it a capacity to reconcile all differences and also a capacity to bring out the best of citizens' potential. चलिए, सदर हिंद बात कर रहे थे और कश्मीरियत जो अजीम सकाफत है कश्मीर की, उससे सीखने की नौजवानों को तलकीन कर रहे थे। और बड़ी बात अमीन इसमें उन्होंने कही कि तशद्दुद बदकिस्मती से एक मामूल बन गया, लेकिन कश्मीर से या कश्मीरियत से तशद्दुद करने वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, सदर हिंद का खिताब। और इसके साथ साथ अब दूसरे मामलात पे भी आते हैं, और दूसरे मामलात में हम भारत के अंदरूनी और बैरूनी मामलात जो है उन पे बात करेंगे। और सबसे पहले आप बात करेंगे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ताजिकिस्तान दौरा, और इस दौरे पर सबकी नज़रें हैं।
एससीओ का इजलास होने जा रहा है और दुशंबे के अंदर एक बार फिर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और आज से भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4 से 4:30 के बीच में आज खत्ते की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। खिताब करने वाले हैं एससीओ के इजलास से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, और ये उस वक्त हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच भी आज दिल्ली के अंदर नई जो सफारती ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बात हो रही है। लेकिन एससीओ का जो कन्क्लेव होने जा रहा है जिसमें खत्ते की सलामती सूरत हाल पर जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए कैसे हिकमत अमली तरतीब दी जाए उस पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तजाकिस्तान जो कि जहां पर राजधानी के अंदर जो दारुल हुकूमत है दुशंबे, जहां पर ये प्रोग्राम होने जा रहा है, और शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास में आज भारत की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर दिफा जो कि आज खिताब करेंगे। और इस खत्ते के अंदर आपसी शराकतदारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हथियारों का कम इस्तेमाल करके इस बात पर जोर दिया गया है या यकीनी बनाने को इसको यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है कि कैसे बातचीत के रास्ते खास तौर से उन हिस्सों के अंदर जहां पर रीजनल सिक्योरिटी को या खत्ते की सलामती सूरत हाल को ज़्यादा खतरात लाहक है वहां पर बचा जाए। इस इजलास का हिस्सा बाकी हिस्सों में जो एससीओ के मेंबरान हैं 7 मेंबर्स वो भी होंगे। और कल चूँकि वज़ीर दिफा कल यहाँ से वापस लौटने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 29 जुलाई को राजनाथ सिंह की तरफ से, यानी आज और कल का दिन अहम इसलिए क्योंकि कई वो अपने हम मनसब के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं तजाकिस्तान के अंदर, और मौजूदा सलामती सूरत हाल जहाँ खत्ते की डिस्कस होगी। अफगानिस्तान पर ख़ास बात होने वाली है क्योंकि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद के जो मामलात हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बने हैं, जहां पर कशीदगी बहुत ज़्यादा है। उन तमाम चीज़ों पर डिस्कस, लेकिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का तजाकिस्तान का दौरा और आज 4 बजे उनका खिताब भी एससीओ के इजलास से होने वाला है। चलिए, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ताजिकिस्तान दौरा, और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों के हवाले से और इन रिश्तों को मजबूत बनाने के हवाले से, जहां दोनों मुल्कों की जानिब से कोशिश की जा रही है, वहीं पर यूएसए के वज़ीर ख़ारजा जो है वो भारत पहुंचे और माना जा रहा है कि भारत के अंदर न सिर्फ वो ख़ारजा वज़ीर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, और उसके साथ साथ वो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। और मुलाकात के दौरान जहां दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते के हवाले से बात होगी, वहीं पर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जो शेड्यूल जारी किया गया है और वज़ीर दिफा की तरफ से जो पहले बयान दिया गया था अमेरिका में एंटनी ब्लिंकन के दौरे से पहले भी, उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि आपसी शराकतदारी और सफारती ताल्लुकात पर बात होगी। लेकिन 4 बड़े सफारतकार जो व्हाइट हाउस के एंटनी ब्लिंकन के साथ जो नई दिल्ली भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे पहुंच गए थे, और दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें जब भारत के वजारत खारजा के जो अहदेदार थे उनकी तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया। और आज का दिन काफ़ी अहम, जब अब 11 बजे के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। इस 22 घंटे की मुलाकात के दौरान सबसे अहम मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ, कौमी सलामती के मशीर के साथ और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात होने वाली है। लेकिन इस मीटिंग में 4 सफारतकार हैं और बताया जा रहा है कि क्वाड ममालिक की बेहतर ताउन, तालमेल और आगे की हिकमत अमली पर बात होने वाली है तीनों जो आलमी रहनुमा हैं उनके साथ। और इससे भी अहम चीज़ ये है कि इस मीटिंग के दौरान हो सकता है कि जो 22 घंटे का जो दौरा है, जो ऑलरेडी 12-13 घंटे बीत चुके हैं, यहाँ से निकलते वक्त एंटनी ब्लिंकन क्वाड ममालिक का जो इस साल का इजलास होगा वो इस साल के आखिर में हो सकता है, और जिसमें जो इंडिया और चाइना के बीच जो मामलात, सरहदी मामलात तो अपनी जगह, लेकिन समुद्र के बीच जिस तरीके से दोनों की तरफ से जो युद्ध अभ्यास या जो ट्रेनिंग की गई थी, मशकें की गई थी फौज की तरफ से, क्या उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो सूरत हाल है, अमेरिका ने दखलंदाजी काफ़ी ज़्यादा दी है, जापान को अलग करने की कोशिशें हैं, भारत और चीन के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब चल रहे थे, तो उन सभी पर बात हो सकती है। लेकिन इजलास इस साल के आखिर में होगा क्वाड ममालिक का या नहीं, इस पर हतमी फैसला हो सकता है, और हो सकता है कि बातचीत के बाद आज जाते जाते एंटनी ब्लिंकन ऐलान कर दें। लेकिन आज दिफाई उमूर पर बात होने वाली है, और आज हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर बेहतर बनाने के हवाले से बात हो सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सबकी नजरें, जहां पर अमेरिका ने 2 दिन पहले ही फिजाई हमले जारी रखने का ऐलान के अंदर अज़्म जाहिर किया है, बयान जारी किया गया फौजी जनरल की तरफ से, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद व्हाइट हाउस के अंदर जिम्मेदारी संभालने के बाद जब से दफ्तर में बैठे हैं बाइडेन इंतजामिया के इस सीनियर अफसर या एंटनी ब्लिंकन का ये पहला दौरा। इससे पहले जब बराक ओबामा की इंतजामिया में बतौर सेक्रेटरी व्हाइट हाउस में काम कर रहे थे, हिंदुस्तान आए थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये दौरा अहमियत का हामिल है, जिस पर एक नहीं बल्कि 3-4 ममालिक की नज़रें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं।
चलिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों के हवाले से बात हो रही थी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा भारत में मौजूद है और भारत के अंदर मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना वायरस के सामने आते ही मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से वैक्सीनेशन जो काम वैक्सीन तैयार करने का काम जो है वो शुरू किया गया था और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कई ममालिक की जानिब से वैक्सीन तैयार की गई ताकि इस वबा पे रोक लगाई जा सके। लेकिन अगर हम आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज की स्टडी रिपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि कोविशील्ड जो है वो बाकी वैक्सीन के बजाय मुअस्सर और मुफीद है। सेहत के मामलात जहां तक है, हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है और इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं कि मुल्क के अंदर आजकल कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन जो हुई है उस पर सरकार का क्या कुछ रद्द अमल है। ब्रेकिंग प्ले कर दीजिएगा जरा। मुल्क के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और कोविशील्ड कोविड के खिलाफ 93% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अमवात में 98% कमी आई है। AFMC का मुताला है, ये स्टडी है। मुल्क में कोविड की रफ्तार कम हुई है, वजारत सेहत का ये भी मानना है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर दो बातें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद वजारत सेहत की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपके सामने रखेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन 93% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, एक तो ये दावा किया गया, और मोर्टेलिटी रेशियो जो है उसको कम करता है, शरह अमवात को कम करने में मददगार साबित हुआ है। AFMC आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज की ये जो तफसीली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट जो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा केसेस जिसके मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आए हैं, तकरीबन 13 से 14 रियासतों और यूटीज़ के अंदर केसेस की तस्दीक हुई है, उस पर काबू पाने के लिए कोविशील्ड काफ़ी मददगार साबित होगी। एक तो ये बयान। दूसरी बात, मरकजी वजारत सेहत की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ की गई जिसमें यह कहा गया कि मुल्क के अंदर कुछ हिस्सों में कोविड के केसेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुए हैं। इस कोशिश को जारी रखा जाएगा, लेकिन आज के वक्त में हम थक चुके हैं मगर कोविड अभी तक थमा नहीं है। लिहाजा तकरीबन 62 के करीब ऐसे ज़िले हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पर आज भी एक दिन में 1000 के करीब केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो बाइस तशवीश है और इसलिए कोविड की मुमकिन तीसरी लहर का खतरा ज़्यादा है। अग्रवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जॉइंट सेक्रेटरी है, उनकी बात भी जरा आपको सुनाते हैं और नीति आयोग के मेंबर क्या कुछ कहते हैं। जहां एक समय पर 25 मई वाले हफ्ते में देश में 379 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट हो रहे थे, वह घटते घटते 25 जून तक पहुंचते हुए 121 ऐसे जिले रह गए थे। और अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। अभी भी देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 4 हफ्तों में हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया है। हमने आपको दर्शाया है स्टेट वाइज ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो पिछले 4 हफ्तों में केसेस में संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि एक मान लीजिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस से थोड़ी भी वृद्धि है तो यह कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः केरला से 7 जिले हैं, मणिपुर से 5 जिले हैं, मेघालय में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2 जिले, असम में 1 जिला और त्रिपुरा में भी इसी तरह से 1 जिला है। डेटा देखें तो पाते हैं देश में अप्रोक्सीमेटली 29,689 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां एक समय पर वीकली एवरेज अगर हम डेली देखें तो 3,87,000 केसेस आते थे, वह घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। लेकिन साथ ही हम यहां भी आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल। चलिए, ये सूरत हाल थी हिंदुस्तान के अंदर और जिस तरीके से माहिरीन ने ये इशारा पहले ही दिया था कि अगस्त या सितंबर के आते आते तीसरी लहर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की आ सकती है और उससे बचने के लिए तमाम मुल्कों की जानिब से तैयारी की जा रही है। वहीं पर अब प्रोग्राम का वक्त हुआ है कि जो हमने लोगों के नाम वाकफ किया है, लेकिन इस बीच हम पार्लियामेंट सेशन की भी बात करेंगे और पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो मानसून इजलास चल रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुख्तलिफ मामलात को लेकर, जासूसी का मामला हो या
किसानों का एहतजाज का मामला हो या दूसरे मामलात हो, प्राइस हाइक, डीजल, पेट्रोल, इस पे गिरने की कोशिश की जा रही है सरकार को, वहीं पर आज के हवाले से क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है आसिफ आपको बताएंगे, उसके बाद हम सीधे लोगों की बात सुनेंगे। आज 7वां दिन होगा इस इजलास का, 11 बजे शुरुआत होगी, दोनों ऐवानों की कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है कि कुछ बिल सरकार की तरफ से लाए गए थे मगर हंगामा काफी ज्यादा स्पीकर के पोडियम तक पहुंचकर हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमाओं की तरफ से किया गया, जिसके बीच एक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच आज का दिन काफी अहम है, जहां पर 10 हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से मुश्तरका तौर एक तहरीक इल्तवा का नोटिस पेश किया जाएगा और ये नोटिस स्पीकर को देने का मकसद लोकसभा के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि जो पेगासस जासूसी का मामला है, जिस पर सरकार कुछ जवाबात तो दे रही है लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ अभी तक मुतमईन नहीं है और अभी भी सवाल काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं, इसलिए आज कांग्रेस समेत मुतअद्दिद जो बाएं बाजू की जमातें उनकी तरफ से तहरीक इल्तवा का नोटिस पेश किया जाएगा और इस नोटिस में पेगासस के जरिए मुल्क के अहम शख्सियात, सहाफ़ी, इसके अलावा जो समाजी कारकुनान हैं या सियासी लीडरान हैं उनकी जासूसी का मामला, इस पर सरकार जवाब दे और कार्रवाई मुलव्वसीन के खिलाफ होनी चाहिए, मुतालबा इसके जरिए किया जाएगा। जो मीटिंग हुई है हिज़्ब इख्तिलाफ की, जिसमें राहुल गांधी भी शरीक रहे, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से रहे, सुप्रिया सोले एनसीपी से रही, अरविंद सावंत जो कि शिवसेना लीडर हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा रहे और इसके अलावा कनिज मोई, टीआर बालू, हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर से थे, एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी से थी, मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से थे, साउथ इंडिया से इनका ताल्लुक है और रितीश पांडे बीएसपी से और सीपीआईएम के लीडर केरला से जो इस मीटिंग का हिस्सा थे। तो ये वो 10 लोग हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी। तो ये तहरीक इल्तवा का नोटिस लाना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट के अंदर बहस इस पर संजीदगी से होनी चाहिए, क्योंकि आनंद शर्मा साबिक मरकजी वजीर और सीनियर रहनुमा कांग्रेस जो कि हिमाचल प्रदेश से रुकने पार्लियामेंट है, उनने संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से अवाम को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो कुछ मामला हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बहस करना या अवामी मसाइल को उठाना भी ये एक बड़ी बात होती है, सिर्फ कवानीन यहां से पास नहीं होते, इसलिए सरकार को इस पर संजीदगी से काम करना चाहिए। और इस बात को उन्होंने इशारा दे दिया कि अगर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया तो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कंटिन्यू रहेगा। इस पर आगे भी हमारी दिन भर नजर रहेगी, लेकिन खबरों के सिलसिले को फिलहाल यहां थोड़ी देर रोकते हैं। आखिरी 15-18 मिनट हमारे पास हैं और कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद कमाल फाजी रहमबाग कॉलोनी से हूँ जी। ये पीएनबी मेटलाइफ हमें धोखा देते हैं। ये इन्होंने मुझसे 1,20,000 रुपया लिए हैं मार्केट वैल्यू में और आज 7 साल के बाद 1,19,000 रुपया दिखाते हैं। ये कितना जुल्म और कितना नुकसान है, हमारे पैसे को ये डिवेल्यू करते हैं। इनसे पूछा जाए कि आप इनके पैसे को क्यों डिवेल्यू करते हो। किस डिपार्टमेंट का आप नाम ले रहे हैं? पीएनबी मेटलाइफ। अच्छा, तो क्या कहा गया था, पैसे के एवज में क्या दिया जाएगा? उस वक्त उसने बोला ये 7 साल में डबल हो जाएगा और डबल के बजाय वो हमारा ही पैसा खा रहे हैं। अच्छा, सेविंग का मामला। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में जरूर कंसर्न लोग सुनेंगे और इंतजामिया इस मामले में दखल देगी, इस तरह के मामलात जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामलात सामने आए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं, कहां से? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं फारूक अहमद बोल रहा हूँ वेरीनाग से। बताएं। मुझे ये अर्ज है कि जो आप अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पीएचई डूरू को इनाम मिला है, जैसे कि हमें बहुत बार कंप्लेंट की है कि पानी है ही नहीं हमारे पास, तो इनाम किस बात के मिले? आपने पीएचई नहीं है, इसने पीएचसी का हमने नाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, हेल्थ सेंटर का। बिल्कुल। पानी का जो मसला है, कौन सा एरिया है आपका? मैंने वो कंप्लेंट बहुत बार की है कि हमारा रिजर्वर बना हुआ वहाँ पे, मगर पाइपे बिछा हुए हैं, पाइपे खाली पानी का कनेक्शन नहीं लगाते हैं। एरिया ये कौन 2 सा साल है से ऐसे ही पड़ा है सर। ये कहाँ पे है? 2-4 बार मैंने कंप्लेंट की है सर। जगह का नाम बताइए ना। जगह ये सादीवाड़ा गुटली गुंड जो आता है वही स्कीम है, ये गुटली गुंड वेतस्ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे हुकाम तक इस बात को पहुंचाने की। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से खानियार प्रोसेस बना बुंजो खानियार प्रिंस सूचना क्यों वाकई बिल्कुल।
اتہ پہ آب مکان تلکن یوتہ کہین پوزو تھی ون نیران مکانو مز تہ آب یہ روٗد پیوٚو کالہٕ اَمے سۭتۍ نہ پمپنگ سسٹم رٹ پورِ ات بنٲیِو تُہۍ أتھی بابڈیمس نِش بیٛاکھ یا بنٲیِو نالے مارس کُنہِ تہِ جایہِ اتھ چھُ اورٕ آب وسان سورُے چھُ مکانو پھٔلِتھ آسان بالکل یہ چھِ تُہنٛز مہربٲنی اگر تُہۍ واتنٲیِو یہِ تتھ تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ کٔروٕ کال تہٕ یِتھ پٲٹھۍ نہ صرف خانیار بلکہ سری نگر کیو مختلف علاقو پٮ۪ٹھ چھُ لوٗکو طرفہٕ وننہٕ یِوان زِ رُدٕ لو پٮ۪نہٕ سۭتی چھِ سڑکہٕ نہ صرف زیر آب بلکہ چھُ صحنن منٛز یا مکانن اندر تہِ چھُ کُنہِ جایہِ تہٕ واریاہن جاین پٮ۪ٹھ چھُ انتظامیہ طرفہٕ کوشش کرنہٕ یِوان زِ آبچہِ نِکٲسی حوالہٕ چھِ قدم تہِ تُلنہٕ آمٕتۍ تہٕ یقیٖن چھُ اَسہِ زِ تُہنٛز کتھ تہِ واتہِ انتظامیہس تام تہٕ اتھ ایریاہس منٛز تہِ یی آبچہِ نِکٲسی حوالہٕ کانٛہہ سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یُتھ زن لوٗکن بٕتھِن وٲلۍ مُشکل دوٗر کرنہٕ یِن فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب مےٚ چھُ ناو فیاض احمد بٹ بہٕ چھُس رخپورِ پٮ۪ٹھ فیاض صٲب ؤنۍتو جناب مےٚ چھُ عرض حظ اَسہِ چھُ یپٲرۍ سویٖپر اکھ چھُ اَسہِ یپٲرۍ أمِس فاروق احمد چھُ ناو بالکل مگر تٔمِس کیٛاہ حظ چھُ تٔمِس سُہ چھُ یُس وارڈ آفیسر أمِس یپٲرۍ چھُ سُہ چھُ تٔمِس پونٛسہٕ وونٛسہٕ دِوان یپٲرۍ چھِ سٲنۍ لایِن اکھ چھِ یۄس میٲنۍ لایِن چھِ فیاض احمد سۄ چھِ ڈرٛین تتٮ۪ن تپٲرۍ نہ چھُ سُہ پھش دِوان نہ چھُ تُہۍ اگرے پانہٕ کٔرِو وِزِٹ اکہِ لٹہِ اپٲرۍ تُہۍ وٕچھِو پُزِشن مےٚ کریو وۄنۍ ایگزِکیوٗٹِو انجیٖنیر تِہنٛدِس سۭتۍ اوترٕ رٲبطہٕ مگر تتہِ چھِنہٕ دِوان تِمن سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ یِم کِہینۍ یہ کُس علاقہٕ چھُ سر رتھپور حظ رتھپورہ عیٖدگاہ رتھپورہ رتھپورہ عیٖدگاہ لین نمبر کیٛاہ چھُ یہِ جناب لین نمبر کیٛاہ چھُ لائن نمبر اتھ حظ چھُنہٕ اَتہِ لائن نمبر کِہینۍ یہ چھُ رتھپورہ چلو تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ کٔروٕ کال تہٕ اَسہِ چھِ وۄمید زِ یِم زن میونسپل کمیٹی سری نگرٕکۍ ذمہٕ دار چھِ تِم آسن یہِ کتھ بوزان تہٕ صاف صفٲیی حوالہٕ چھِ آلریڈی تِہنٛدِ طرفہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ دعوٕ کرنہٕ یِوان کہِ سٹی سمارٹ سٹی ہُنٛد معاملہٕ چھُ تہٕ اتھ علاقس منٛز تہِ یی صفٲیی یقینی بناونہٕ تاکہ یِم تۄہہِ مُشکلات چھُو تِمن ہُنٛد ازالہٕ تہِ سپدِ فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہیلو ہیلو جی اپنا نام بتائیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں بیمنا عثمان آباد سے بول رہی ہوں جی عثمان آباد بیمنا سے بالکل جی مجھے ایک یہ شکایت ہے یہاں کے میونسپل آفیشلز کی وہ بہت کم یہاں سے جو گاربیج گھروں میں ہے جمع تو وہ نہیں اٹھا رہے ہیں شیپ جو انہوں نے جن ورکروں کو جن لیبرس کو انہوں نے یہاں لگایا ہے کام پہ وہ 8 دن کے بعد گھروں میں آتے ہیں اور بالکل ہمارا بیمنا عثمان آباد میں ہاؤس نمبر 1 ہے تو وہاں کی بات یہ میں کر رہی ہوں تو باقی کا میں کیا کہوں گی باقی گھروں کا کیا ہوگا آپ نے کنسرن جو اتھارٹی ہے ان سے یہ معاملہ اٹھایا تھا جی بار بار ان سے کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے سامنے ایک دن ان کے ساتھ بھی ایک امپلائی تھا انہوں نے کہا کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے کہا یہی شکایت ہے کہ 4 دن کے بعد یہ آتا ہے کوڑا اٹھانے کے لیے اور آج عرف بروٹ آمد بالکل تو اس سے آج تک اتنا گاربیج جمع ہو گیا ہے اب کہاں لے جائیں گے وہ یہ ایک بات ہے اور دوسرا یہاں جو ڈرین ہے بیمنا عثمان آباد یہ تو وہ اوپر بیمنا چوک سے آ رہی ہے ڈرین یہاں ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس بن رہا ہے وہاں تک وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ان کو مسائل آ گئے تو ابھی تک انہوں نے وہ کام نہیں کیا وہ روکے رکھا ہے اور اتنا مشکل ہے اتنا مطلب بالکل یہ فیس آف دا سٹی ہے. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی اور آپ نے کچھ اہم مسئلوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے. ہم میونسپل کمیٹی سری نگر یعنی میونسپل کارپوریشن سری نگر جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور سری نگر سمارٹ سٹی کی بات ہو رہی ہے سری نگر کی صاف صفائی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے. عثمان آباد کا یہ علاقہ ہے میونسپل کمیٹی کے حکام اور ذمہ داران کو چاہیے کہ اس طرف دھیان دے تاکہ 10-20 دن کے بعد جب یہاں سے وہ کوڑا کرکٹ ہٹائیں گے تو آصف یقیناً یہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے. ہلو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب اس کرے اوتر پہ تقریباً 5-6 لٹھ سر کال ون تو سر آسان کولین پہ کول نہ سنگراما واگور ات ونیو پن مسئلہ کیا
اس مسل سر ہارٹیکلچر دفتر ایگریکلچر واگورہ بالکل بنا جناب تم ملازم 50-50 ساس لچھ روپیے نوان تنخواہ اس ونکس مال تباہ گومت سبزی تباہ گومت تم دفتر نبر نیران کہیں یور سوزان ڈیلی ویج ونکس بچار تن تم سوزان گامن من پھیرنے تھی وچو تمہیں پنہ پانے ضرورت میوس اگر ٹیم کھسے سب یہ دیے نمن باغن نظر امن کس دوا پٲشی لگہ ونکس بالکل یا سبزی امن کس دوا چھکو اس مرژانگن ونکس جناب محنت کرت گمت تباہ بالکل تہد سٹھا شکریہ تہ کرو کال سنس پروگرامس مز تو ومید ڈائریکٹر جنرل ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ صاحب تم آسن یہ پروگرام وچان تو تہند نوٹس مز آمت واگورہ علاقس مز یدوے میو باغ والن کی پریشانی یا دوا باغن کرنس حوالہ کھانا پریشانی تو ماہرن ہز ٹیم گئی ضروری ات علاقس مز واتن تاکہ یت ون میو صنعت پوچھر دن باپت انتظامیہ طرف یا محکم طرف قدم تلنا آمت تو تم دعو زمینی سطح پہ عملہ باپت سٹھا ضروری کہ ماہرن ہز ٹیم یمن علاقن کن سوزن یت زن یمن لوکن میو باغ والن بتن ول مشکلات یم زن تمن ہند یہ ازالہ کرنا ہے. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ غلام نبی ڈار مولا کنٹونمنٹ بورڈ پہ ون تو ڈار صاحب ون تو غلام نبی ڈار مولا پہ کنٹونمنٹ بورڈ پہ ڈار مولا کت اہن حظ یہ ڈرین نا سڑکہ مٔنٛزۍ اتھ تہِ تِم ڈکنہٕ گٔمٕتۍ سٲری ختم. اَسہِ حظ کریو ہتہِ لٹہِ تۄہہِ رِکویسٹ تُہۍ ؤنۍتو یِمن ڈار مولا کنٹونمنٹ بورڈ بالکل اتھ حظ چھِ ڈکنہٕ کِہیٖنۍ بچن گٔے اوترٕ زنٛگہٕ یِمن منٛز یِم چھِنہٕ ڈکنہٕ یِمن لاگان. پٮ۪ٹھٕ چھُ وی آی پی ایریا کلیئرنس آرمی ایریا ییٚتہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ افسر روزان مگر کانٛہہ چھُنہٕ پرژھان. اچھا یہ ڈار مولا کنٹینمنٹ زون سنوار سائڈ یُس تۄہہِ یہِ بٔنِم نمبر چھُ 7777 یہِ چھُنہٕ یِوٲنی کال. بالکل تہد سٹھا شکریہ تہ کرو سنس پروگرامس مز کال تو ومید یہ معاملہ متعلقہ افسرن تام ووتمت کہ اگر اپ ڈرین تعمیر کرنا آئی تمن تم ڈکن لاگن تم گھن لاگن یت زن مقامی لوکن بتن ول مشکلات زن تم ین دور کرنا. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں اسکار آباد سے عرض کر رہا ہوں غلام دین. جی بتائیں. جی یہاں پائپیں لگائی تھی گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کہیں سو گئی ہے تو لوگ پانی کے لیے مر رہے ہیں. یہاں پر پانی نہیں ہے سر. چلیے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پروگرام میں ایک اور کالر ہیں, نام بتائیں کہاں سے. ہلو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب زمینہ نندریش کالنی پر محمد یاسین حضور عرض کران. جی بتائیں. نندریش کالنی بی جناب اوتر یمو ڈرینہ کریو کر نو ترٛاوے سولنگن یس وۄنۍ تتھ تلہٕ میٚژ تھوٚد تُجِکھ سُہ تُجِکھ تھٲوِو جمع کٔرِتھ پتہٕ ییٚلہِ روٗد ترٛٲوٕس پتہٕ یۄس پٮ۪ٹھٕ سۄلہِ نہ یہِ جسہٕ ترٛووُکھ سۄ أنِکھ رب سۄ ترٛٲوٕکھ. مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ اَسہِ کیٛاہ خطا چھُ یوٗت کوٚرمُت مطلب اَسہِ ترٛوو ہسا یُس اَسہِ جسہٕ اوس جسہٕ بدل ترٛٲوٕس میٚژ یۄس وۄنۍ تتھ سایڈس سۄ میٚژ تُجِکھ سۄ تھٲوٕکھ بیٚیہِ جایہِ ڈیرٕ سُہ چھُنہٕ تتٮ۪تھ تُلان کِہیٖنۍ. وۄنۍ یُس یہِ علاقُک یہِ نفر یِوان چھُس بہٕ تتھ ترٛاوان حظ بنوو تِمو ڈسٹہٕ بِن تٔتی تتھ سورُے. اَسہِ تھوٚوُکھ محلس منٛز سورُے گانٛد بیٚیہِ چھِ تتھ پارک حضوٗر أتھی سٲرٕے گانٛد تھٲوٕکھ تٔتی جمع کٔرِتھ. چلو تہد سٹھا شکریہ تہ کرو پروگرامس مز کال تو ومید یہ تمن افسرن تام ووتمت یم زن متعلقہ افسر. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عرض رسا اچھے پوسٹ نٹ پور. بالکل تک نفر سہ عبدالعزیز تمس ناو. بالکل تمس سارے ہز پائی اتھ دوا واتان یا کھانا روزان ییٖتِس کالس بٮ۪مار چھِ موٗدمُت تیٖتِس کالس چھُ دوہٕے آسان تٔتھۍ حظ. تہٕ اَسہِ چھِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی تُہنٛدِ وساتہٕ گٔژھ گژھُن أمِس یہِ گوٚژھ واپس اور یُن نٔٹۍ پوٗر. تٔمِس چھِ سٲرٕے پاے سُہ بِچارٕ واتان برابر ٹرانسفر گوٚمُت اَتہِ. اہن حظ سُہ چھُ أتھۍ مگر چھُ کوٚرمُت بیٚیہِ کِس جایہِ حظ مُلتقِل. تٔمِس چھُ وولمُت سُہ پکھر پورِ پٮ۪ٹھ خبر کُس لڑکہٕ تٔمِس چھنہٕ بِچارس پیی. بالکل أمِس چھِ سون مِثال کے طور بہٕ چھُس بسان گاڈن کالنی منٛز تتٮ۪تھ توٚتتھ تام چھِ أمِس پاے باقین ہِنٛز چھکھ پاے. مطلب ییٚکیٛاہ اوترٕ اوس أکِس بِچارٕ کنسر پیشنٹس دوا حظ تہٕ تٔمِس ووتُے نہٕ سُہ برابر ٹایمس. تہد سٹھا شکریہ تہ کرو پروگرامس مز کال تو بیٚیہِ چھِ یہِ خۄش قسمتی ہٕنٛز کتھ کہ
सरकारी मुलाजिमस हवाले कस आम नफर सुन यह वन कि तमिस ना गई तब्दीली गई सह गोस बे जाए यून यानी अमुक मतलब कि सह पन फरइज चुक सान अंजाम दिवान तो यह वजह नटपोर के लोगों तरफ आई यह मसल तुलने कि अब्दुल अजीज गज दोबारा पोस्ट ऑफिस नटपुरस में तैनात करने। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बस डिस्ट्रिक्ट बारामूला हदीपुरा पे बिल्कुल सर ऐसे प्रॉब्लम पीएचयू के इंतजाम मतलब पूरा तकरीबन चूल साफ गाँव बिल्कुल तो हिसाब किताब मतलब अवेलेबिलिटी क्या हिसाब किताब चना अब चुना बिजली चना अन कसे वक्ती तो डॉक्टर ते अवेलेबल तक कहें। अच्छा अच्छा दोम कत यूता बोड़ गाँव मज बैंकुक इंतजाम ATM इंतजाम मतलब अस पेवान तकरीबन यूता बोड़ गाँव मज 100 चूल बाकी जायन पेवान मतलब। चलो तुझे सठा शुक्रिया तुम करू प्रोग्रामस मज कॉल तो वमेद मुतलिक अफसर तम तुज कत बोजान अगर चनाब वैसे सड़क खस्तली या बिजली हुंद मामले तो तिमन पजन इंतजाम करें तिथ रोजन वाले लोग तिमन युथ तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। एक और कॉल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनंतनाग पे जायद अहमद मलिक। जी बताएं। PHS जमीन कनाल 9 माला है। हेलो हाँ वनियो वनियो ते PHS कनाल 9 माला जमीन वन 4 लाख सेक्टर तो यमो दप जम काकद तो वन और वन मकसद क्या दितु जमीन तह सत क्या वाद कर आमुत तम सात यमो दोपमुत दिमो 2-3 रेतन तान आर्डर परमिट कमुक आर्डर नौकरी अच्छा नौकरी लागो अहन यह कर जमीन निमुत 2010 मज अच्छा पत वनुक तान कह वनुक तान कहीं बारदार जमीन तम दो कड़ कुल चलो तुझ सठा शुक्रिया तुम करो प्रोग्रामस में कॉल तो आसिफ अगर ये मामला देखा जाए कि महकमा PHE की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पे लोगों से जब ज़मीन हासिल की वाटर टैंकी तामीर करने या फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने के हवाले से उस वक्त मुतल्लिक अफसरान जो थे उनकी जानिब से लोगों से वादा किया गया नौकरी। अब ये लोग ना इन्हें नौकरी मिली ना मुआवजा तो दर बदर ये ठोकरें खा रहे हैं और बार बार इनकी ये शिकायत रहती है कि हमसे जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया। फिलहाल हम एक और कॉलर लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। एक और कॉलर लेंगे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौसाबाद बटमालू पे बिल्कुल गली सेक्टर A गली नंबर 15 हाँ चनुक आप बराबर गए आज 15 दो इमाम जादन बच गए चनाब छुन कहें चनाब कहें फिरदौसाबाद मज विज विज शिकायत तो सन रोज हुकामन तरान अपील करो कह तमाम कोर फोन गराज वन पाइप बंद गराज क्या था वन मगर करान कहीं। चलो तुझ सठा शुक्रिया तुम करो प्रोग्रामस मज कॉल तो सन रोज मुतलिक महकम के अफसरन यह गुजारिश फिरदौसाबाद मज अगर चनाब वैसे यह दूर करने बापत गसन संजीद कदम तुलने। नाज़रीन मोहतरम ये था आज का प्रोग्राम सलाम जे के जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और देश दुनिया की खबरों पर हमने बात की है। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आशिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।